कहानी शुरू होते ही हमें मेन लीड कैरेक्टर फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली के दबाव की वजह से आज ब्लाइंड डेट पर आया होता है और अपने फादर को कॉल करके बताता है कि यस डैड, मैं ब्लाइंड डेट पर आ गया हूँ। अगर लड़की मुझे पसंद आई तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। और फैंग कॉल पर बातें कर ही रहा होता है कि तभी फीमेल लीड कैरेक्टर सिया को हमें दिखाया जाता है, जो कि अपने हुस्न के जलवे को बिखेरते हुए लहराकर फैंग से टकरा जाती है, क्योंकि सिया यहाँ पर जिस लड़की को डेट के लिए भेज रही थी खुद आई होती है। इसके बाद सिया और फैंग एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, जहाँ पर सिया अमेरिका के बारे में लंबा लंबा फेंकने लगती है और खुद को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताती है। लेकिन फैंग समझ जाता है कि सिया यहाँ पर झूठ बोल रही है, इसलिए फैंग कहता है कि ठीक है, हम आप पर यकीन कर लेंगे, बस आप हमें अपना सर्टिफिकेट दिखा दें। अब यह सुनते ही फैंग को वो बाथरूम जाने का बहाना करके इस होटल से बाहर आ जाती है और तभी यहाँ पर सिया का एक्स बॉयफ्रेंड आकर सिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों घूम रही हो, जरूर तुम किसी से मिलने आई होगी। तब सिया उससे कहती है कि तुम हमें हमेशा फॉलो क्यों करते रहते हो, जबकि हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने कभी भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन तुम खुद ही हमारे पीछे लगे रहते हो। हमें तुम जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना है। तब वो गुस्से में आकर सिया पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त फैंग आकर उसे जोर का एक पंच देकर जमीन पर गिरा देता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आज के बाद दोबारा से तुम सिया से थोड़ा दूर ही रहना, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और सिया फैंग को शुक्रिया कहती है। तब फैंग कहता है कि हमने जिसे डेट पर बुलाया था वो तुम नहीं हो, फिर तुम यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आई हो, आखिर तुम कौन हो। तब जिया कहती है कि सॉरी, तुमने सही पहचाना, आज जिसे मिलना चाहते थे वो यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने हमें कुछ पैसे देकर यहाँ पर भेज दिया। वैसे मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं ये काम पैसे के लिए करती हूँ क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरी एक ग्रैंड मदर है। उनकी दवा खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए मुझे जो काम मिलता है मैं उसे फौरन ही कर लेती हूँ। अब फैंग जिया की ये सारी सच्चाई को सुनता रहता है और जिया की क्यूटनेस फैंग को बहुत ही पसंद आती है और इससे भी बड़ी बात, जिया की सच्चाई सुनकर फैंग को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए फैंग जिया को एक डील ऑफर करता है, जहाँ ये कहता है कि जिया, अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो हम तुम्हें हर महीने $200 देंगे, बस तुम्हें हमसे कॉन्टेक्ट मैरिज करनी होगी। आपको हमारी रियल वाइफ बनने की जरूरत नहीं है, बस आप दूसरों के सामने हमारी वाइफ बनने का नाटक करेंगी तो आपके पैसों की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और साथ में मेरे शादी वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डैड शादी करने की जिद बांध बैठे हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी नकली वाइफ बनने के लिए तैयार हैं। तब जिया सोच में पड़ जाती है, जहाँ इसे समझ में आता है कि सिर्फ नाटक ही तो करना है और इसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो आखिर हर्ज ही क्या है। तब जिया फैंग से पूछती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया, तुम तो किसी कंपनी के एक मामूली से क्लर्क हो। तो फैंग झूठ बोल देता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ खानदानी दौलत है जिसे मैं उड़ा रहा हूँ और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त है कि अगर 1 साल से पहले तुमने मुझे छोड़ दिया तब तुमको हमें $1 मिलियन देना होगा। अब यह सारी डिटेल सुनने के बाद जिया फैंग को हाँ बोल देती है, लेकिन जिया भी यहाँ पर फैंग को अपने बारे में बता देती है कि मुझे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तुम गरीब हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अमीर निकले तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके बाद दोनों मैरिज ब्यूरो जाकर शादी कर लेते हैं और इसी दरमियान फैंग को जिया की सच्चाई देखकर जिया से सच्चा वाला प्यार होने लगता है। इसके बाद जिया अगले दिन अपने जॉब पर आ जाती है, जहां इसके फ्रेंड लिली से पूछती है कल तुम कहां पर थी। तब जिया उसे अपनी शादी के बाद छुपा ले जाती है। इसके बाद जिया का डायरेक्टर जिया के लिए कॉफी मंगाता है और जिया को परेशान करने के लिए उस कॉफी को उसी पर गिरा देता है और बहाना लेकर जिया को डांटने लगता है। तब जिया गुस्से में आकर बची हुई कॉफी उसी के मुंह पर फेंकते हुए उसे एक स्लैप मार देती है, जहां इस डायरेक्टर की बहुत ही इंसल्ट हो जाती है, जिस वजह से वो जिया को जॉब से निकाल देता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर फैंग आकर उस डायरेक्टर को डांटने लगता है, जिस वजह से वो डायरेक्टर फैंग को जंगली कहना शुरू कर देता है, क्योंकि यह फैंग को जानता ही नहीं था। लेकिन इसी वक्त इस कंपनी के ऑनर यहाँ आकर इस डायरेक्टर को बहुत ही डांट सुनाते हैं और कहते हैं कि आज मीटिंग के चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि फैंग सर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इतनी बदतमीजी करने की।
उसके बाद कैमरा चेक किया जाता है जहां पर डायरेक्टर की सारी गलती नजर आ रही थी, इसीलिए इसे भी जॉब से निकाल दिया जाता है। तब सिया फैंग को शुक्रिया कहती है, फिर उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको हमारे ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। अब हम अपनी सहेलियों से आपके बारे में क्या बताएंगे। तब फैंग सबको जोर से बता देता है कि सिया मेरी वाइफ है। ये कहते हुए सिया को गोद में लेकर बाहर चला जाता है। ये देखकर ऑफिस में मौजूद सारी ही लड़कियां शॉक रह जाती हैं और कहती हैं कि जिया ने अपनी शादी भी कर ली और हमसे बताया भी नहीं। जिया का हस्बैंड तो कितना हैंडसम है। इसके बाद फैंग जिया को बाहर ले जाकर कहता है कि अब से तुम मेरी वाइफ हो और हमें तुमसे प्यार होने लगा है, इसलिए तुम्हारी फिक्र करना, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी बन गई है। तब जिया कहती है कि आज शाम पार्टी है, लेकिन हम वहाँ पर कौन सा ड्रेस पहन कर जाएं, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। जिस पर फैंग कहता है कि तुम्हें हमारे साथ रहते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी वक्त फैंग जिया को एक ड्रेस लाकर दे देता है और उस ड्रेस को फैंग अपने हाथों से जिया को पहना देता है। इसके बाद फैंग जिया को गले का हार गिफ्ट करता है, जिसे जिया पहन लेती है, लेकिन कहती है कि ये ड्रेस और ये हार तो काफी महंगे लग रहे हैं, तुम्हें इतना महंगा कपड़ा कहाँ से मिला। जिस पर फैंग कहता है कि इस ड्रेस और हार को मैंने अपने वाइफ के लिए पहले से बनवा कर रख लिया था और अब तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। यह सुनकर जिया बहुत खुश होती है। अब जिया शाम को खुद ही पार्टी के लिए रवाना हो जाती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है पहली विलेन की, जिसका नाम सिमी होता है और ये फैंग के डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी होती है। और दूसरी बात यह है कि ये फैंग से शादी करने का सपना देख रही होती है। इसके बाद सिमी की नजर जिया पर आ पड़ती है, जहाँ पर जिया के खानदान का वो नाम पूछती है। तब जिया बता देती है कि मेरा नाम जिया है और मैं जू कंपनी में जॉब करती हूँ। तब सिमी जिया की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम जैसे गरीब लड़की को मेरे पार्टी में आने की क्या जरूरत थी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और ये कपड़े जो तुमने पहने हैं, ये कपड़े की कीमत 1 मिलियन है और ये कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं है, ये स्पेशली ऑर्डर करके जियांग फैमिली ने ही बनवाया है, ये कपड़ा तुम्हें कहाँ से मिला। तब जिया कहती है ये कपड़ा हमें फैंग ने दिया है और उन्होंने ही हमें इस पार्टी में बुलाया है। तब सिमी फैंग का नाम सुनते ही और ज्यादा जल जाती है, क्योंकि फैंग जियांग फैमिली का इकलौता वारिस होता है। तभी अपने गार्ड से कहती है कि फैंग के दादी ने ये कपड़ा मेरे लिए मंगवाया था, लेकिन उसे चुरा लिया है, इसलिए इस पार्टी में इसका कपड़ा इसके बदन से उतार लिया जाए। तब सिमी के कहने पर जैसे ही गार्ड आगे बढ़ते हैं, वैसे दूसरी तरफ से फैंग अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और सबके सामने सबको बता देता है कि जिया मेरी वाइफ है और इस ड्रेस को और इस हार को मैंने ही इसे गिफ्ट दिया है। अगर जिया के साथ किसी ने जरा भी बदतमीजी की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब सिमी फैंग से कहने लगती है कि ये भला तुम कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हारे पापा हमें अपनी बहू मानते हैं, उन्होंने मेरे पापा से तुम्हारी मेरी शादी करने का वादा लिया है और ये कपड़ा मेरे लिए बनवाया गया था। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम इस गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकते हो, जबकि तुम तो खुद ही शहर के सबसे अमीर इंसान हो। तब जिया कहती है कि हेलो मैडम, आप अमीर किसे कह रही हैं, फैंग तो एक गरीब इंसान है और ये बात इन्होंने खुद हमसे बताई है। तब सिमी कहती है कि अरे ओ बेवकूफ लड़की, तुझे शायद पता नहीं कि फैंग जियांग फैमिली का इकलौता वारिस है और इसकी कुल संपत्ति $100 मिलियन है और ये हार जो तूने पहन रखा है इसकी कीमत 10 मिलियन है। अगर ये चाहे तो सारे शहर को ही खरीद सकता है और तू इसे गरीब बोल रही है। अब ये सारी बातें सुनकर जिया शॉक रह जाती है। तब जिया फैंग से कहती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और झूठ बोलकर हमसे शादी क्यों की, जबकि मुझे तो अमीर लोगों से सख्त नफरत है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम अभी के अभी डिवोर्स दे दो, हम तुम्हें अभी ही छोड़कर जा रहे हैं। इतना कहते हुए जिया उस पार्टी को छोड़कर आने लगती है। तब फैंग जिया के पीछे आता है और उसे बहुत ही समझाता है और पूछता है कि तुम्हें अमीर लोगों से इतनी नफरत आखिर क्यों है। तब जिया बताती है कि मेरे डैड बहुत ही पैसे वाले थे और मेरी माँ को उन्होंने छोड़ दिया, किसी लड़की से शादी कर लिए थे और पैसा मिल जाने के बाद वो ऐसे बदल गए कि जैसे मैं उनकी लाइफ में हूँ ही नहीं, मतलब वो मुझे पलट कर भी कभी देखने नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें मरा हुआ समझकर भूल गई हूँ और इसी वजह से मैं सारे ही अमीर लोगों से नफरत करने लगी हूँ, क्योंकि अमीर लोगों में इंसानियत नहीं होती, पैसा मिल जाने के बाद जाने के लोग बदल जाया करते हैं। तो फैंग रोते हुए कहता है मैं भी अमीर हूँ और मेरी माँ भी अमीर
थी, लेकिन मेरे डैड ने उन्हें छोड़ दिया, इसलिए मैं अपने पापा से खुश नहीं रहता। और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरे माँ के साथ हुआ है वो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ का दर्द मैंने महसूस किया है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, न ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हमेशा ही मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। तुम्हारा हक है यहाँ पर हमसे गुस्सा होने के लिए, लेकिन मेरा हक है तुम्हें मनाने के लिए, इसलिए तुम मेरे हक को मुझसे मत छीनो। तुम्हारा जितना दिल करे तुम हमसे नाराज हो जाओ, पर मुझे छोड़कर कभी जाने की बात मत किया करो, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हमेशा रहोगी। अब सब कुछ सुनने के बाद जिया फैंग पर यकीन करने लगती है। तब जिया फैंग से कहती है कि ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है, इसलिए मुझे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाना होगा। तब फैंग जिया को उसकी दादी के घर लेकर चला जाता है, जहाँ पर जिया की दादी फैंग को देखते ही समझ जाती है कि यह जरूर जिया का बॉयफ्रेंड है, लेकिन जिया अपनी दादी से अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। पर फैंग दादी को गिफ्ट देते हुए बता देता है कि जिया का मैं हस्बैंड हूँ, हम दोनों ने शादी कर लिया है। अब ये सारी बात सुनने के बाद दादी बड़ी ही खुश हो जाती हैं। तब हम जान पाते हैं कि जिया की दादी एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने अकेले ही जिया को पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि जिया की माँ का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई थी और जिया के पापा तो पहले ही घर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद जिया की दादी फैंग को रात रुकने के लिए कह देती हैं और खुद जाकर बाजार का सामान ले आती हैं। तब फैंग कहता है कि दादी आप मुझे भी खाना बनाने दें, क्योंकि मैं अपने हाथों से आपको खिलाना चाहता हूँ। इसके बाद फैंग खाना बना कर लाता है, जहाँ ये लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। इसके बाद अगली सुबह फैंग जिया को लेकर ऑफिस चला जाता है, जहाँ अगले दिन सिमी मीडिया में अफवाहें फैला देती है कि मिस्टर फैंग ने एक इनलीगल वाइफ रख लिया है, जिस पर मीडिया वाले फैंग से सवाल करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो फैंग मीडिया को अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि ये देख लो, हमने कोर्ट से शादी की है और जिया मेरी लीगल वाइफ है, तो प्लीज आप लोग फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके बाद जैसे ही ये लोग ऑफिस से निकलते हैं, वैसे ही जिया की मुलाकात फैंग की दादी से हो जाती है और ये जिया को पहले से जानती होती हैं, क्योंकि जिया की दादी ने इनका इलाज किया होता है। तो फैंग की जिया से इसका हाल चाल पूछने लगती हैं। साथ ही कहती हैं कि क्या बेटा तेरी शादी हो गई है या अभी नहीं हुई है। तब जिया बता देती है कि हाँ दादी मेरी शादी हो गई है। तब फैंग की दादी कहती है कि क्या बताऊं बेटा, अगर तू मुझे पहले मिली होती तो मैं तेरी शादी अपने पोते से करा देती। तब जिया मुस्कुराने लगती है, कहती है पर अब तो मेरी हो गई है, क्योंकि जिया को ये पता ही नहीं होता कि ये बूढ़ी औरत फैंग की दादी है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर फैंग पहुंच जाता है और दादी को बताता है कि दादी मैंने इस लड़की से शादी कर लिया है। तब फैंग की दादी बड़ी ही खुश होती हैं और कहती हैं कि बेटा मैं अभी अभी हॉस्पिटल से भागकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल में दिल नहीं लग रहा था और अब मैं यहाँ से अपने घर जा रही हूँ। पर तो फैंग के साथ घर कब आओगी? और फैंग तो ये बता तूने शादी कब कर ली? घर में किसी से कुछ बताया भी नहीं। तो फैंग कहता है दादी आप परेशान मत हो, हम कल ही जिया को घर लेकर आ रहे हैं, तब हम पापा को जिया के बारे में सारी बातें बता देंगे। इसके बाद सिमी को हम देखते हैं जो कि रोते हुए अपने पापा से कहती है पापा फैंग ने किसी लड़की से शादी कर लिया है, पर यह बात अभी तक पब्लिक में हाइड है और आपने कहा था कि आप मेरी शादी फैंग से करेंगे, तो ऐसा कैसे हो गया? तब सिमी के पापा कहते हैं कि बेटा तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जियांग अपने घर में कभी भी गरीब बहू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर फैंग ने शादी कर भी लिया है तब उसे छोड़ना पड़ जाएगा। चलो आज ही उसके पापा से हम बात करते हैं। इसके बाद सिमी और उसके पापा फैंग के घर पहुंच जाते हैं, जिया के बारे में बात करने लग जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएंगे, लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है? उस गरीब लड़की को आप अपने घर में ले आ रहे हैं। तब फैंग के पापा कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, फैंग को उस लड़की को डिवोर्स देना ही होगा और तुम्हारी लड़की इस घर की बहू बनेगी। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फैंग जिया को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। तब फैंग के फादर कहते हैं कि तुम इस लड़की को मेरे घर से अभी निकाल दो और चुपचाप सिमी से शादी कर लो, नहीं तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन फैंग कहता है कि आप कुछ भी कर ले, लेकिन
लेकिन हम जिया को तलाक नहीं देंगे। जिस पर फैंग के फादर नाराज होते हुए फैंग को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त फैंग की दादी यहाँ पर पहुंचकर फैंग के पापा पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि जिया हमें बहुत ही पसंद है, हम उसे पहले से ही जानते हैं और जिया को ही इस घर की बहू बनाना चाहते थे। जिया ही इस घर की बहू बनेगी और तुम होते कौन हो मेरे पोते को बेदखल करने वाले। ये प्रॉपर्टी तो खानदानी है जो कि विरासत में मिली है, इसलिए जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरे पोते का है और खबरदार अगर तुमने जिया के खिलाफ एक भी लफ्ज कहा तो हम खुद तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। तो फैंग के पापा खामोश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद दादी सिमी और सिमी के पापा को अपने घर से भगा देती हैं और फैंग से कहती है तुम जाकर जिया के साथ अपने रूम में आराम करो क्योंकि पहले से भी बहुत थके हुए हो, हम कल सारी बात करेंगे। और जिया आज से तुम इस घर में ही रहोगी, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जिले इलाही के फैसले से जिया और फैंग खुश हो जाते हैं और अपने कमरे में जाकर रोमांस करने लगते हैं। तब जिया फैंग से कहती है पर एक बात आपको भी समझना होगा, मैं आपकी जॉब कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि हम वहाँ पर डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं। तब फैंग कहता है कि ठीक है लेकिन सो जाओ, हम कल ऑफिस में मिलते हैं। तब जिया बताती है कि कल मेरे ऑफिस में अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि मैंने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है और अवार्ड जीतने के बाद आपके पापा हमसे बड़े ही खुश हो जाएंगे और देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम अगले दिन जिया को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर सिमी भी आई होती है। वो एक लड़की को पैसे के दम पर खरीद लेती है, उससे कहती है कि अवार्ड लेते समय तुम स्टेज पर जाकर कह देना कि इस दवा का फार्मूला हमने ही बताया था, लेकिन जिया ने हमारे कंप्यूटर से चोरी करके खुद का नाम ऐड कर लिया है। तब ये लड़की ऐसा ही करती है और कुछ जाली सर्टिफिकेट देते हुए जिया को झूठा करार दे देती है। तब ऑफिस में बोर्ड मेंबर जिया को फ्रॉड बताते हुए ये अवार्ड उस लड़की को देने लगते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर इस स्टोरी की मेन विलेन की, जिसका नाम सिंह होता है, जो कि रिश्ते में फैंग का कजन होता है और जिया का पुराना टीचर होता है। तभी अपने कुछ प्रूफ के जरिए ये साबित कर देता है कि जिया निर्दोष है। यहाँ पर ये लड़की जिया को झूठे केस में फंसा रही है। तब बोर्ड कमेटी उस लड़की को गिरफ्तार कराते हुए जिया को वो अवार्ड दे देती है और जिया से माफी मांगते हुए वो लड़की सच उगल देती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। तब यहाँ पर ये लड़की साफ बता देती है कि सिमी ने ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया था और इसी दौरान फैंग यहाँ पर पहुंचकर जिया को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और ये दोनों अपने दादी से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सिंह आकर फ्रैंक को नमस्ते कहते हुए चिपक जाता है। तब जिया जान पाती है कि सिंह भी सियांग फैमिली का एक मेंबर है, लेकिन सिंह जिया को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और यह देखकर फैंग को जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद शाम का डिनर ये लोग एक साथ करते हैं, लेकिन फैंग को सिंह की ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए फैंग जिया को अकेले ही समझाता है कि जिया तुम सिंह से थोड़ा दूर रहो क्योंकि हमें उसकी नीयत बहुत ही खराब लग रही है। तब जिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि फैंग तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर जरूर चैलेंज फील कर रहे हो, जबकि सिंह हमारे गुरु हैं और हमारे बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन फैंग को सिंह पर भरोसा नहीं था। इसके बाद अगले दिन हम सिंह को देखते हैं जो कि तन्हाई में प्लान बनाता है कि फैंग मैं तुम्हारी हर चीज को तुमसे छीन लूंगा क्योंकि बचपन से हर चीज तुम्हें ही मिली है जिसे मैंने चाहा है, लेकिन अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी रोने की बारी है। इसके बाद जिया और फैंग अपनी कार में बैठकर ऑफिस के लिए पहुंचते हैं जहां पर फैंग जिया को समझाता है कि तुम सिंह से थोड़ा दूरी बनाकर रखना, उसका इरादा हमें ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि मैं उसको तुमसे ज्यादा जानता हूँ, वो मेरे साथ बचपन से खेल कर बड़ा हुआ है, उसके इरादे कभी भी अच्छे नहीं थे, शायद वो हमसे नफरत करता है। तब जिया कहती है कि तुम बिना वजह ही फिक्र कर रहे हो, तुम हम पर भरोसा रखो। वैसे आज उन्होंने हमें लंच पर इनवाइट किया है और वो मेरे टीचर हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। तो फैंग कहता है कि ठीक है जाओ, पर अलर्ट जरूर रहना। इसके बाद जिया जाने लगती है तो फैंग का सेक्रेटरी कहता है कि सर आप इतने परेशान क्यों हैं? जहाँ फैंग कहता है कि तुम आज के बाद हमेशा अपने भाभी पर नजर रखोगे क्योंकि जिया बहुत ही सीधे मिजाज की है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बुरे हैं। इसके बाद जिया सिंह के रूम में जाती है तो वहाँ बैठे 3 लोग जिया की बुराई कर रहे होते हैं। ये तीनों ही सिंह के आदमी होते हैं। जहाँ ये कहते हैं कि जिया का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो किसी बूढ़े इंसान को डेट कर रही है और उसी के पैसे पर ऐश कर रही है। उनकी ये सारी बातें जिया सुन लेती है, इसलिए लोगों को आकर खरी खोटी सुनाने लगती है। तब सिंह यहाँ पर पहुंचकर अपने आदमियों को बहुत डांटता है और
कहता है कि हमें उम्मीद भी नहीं थी कि तुम इतनी गिरी सोच के इंसान हो। मतलब यहाँ साफ दिख रहा था कि जिंग दिखावा कर रहा है। और तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और वो भी ये सब सुन लेता है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं और जिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब बेचारे जिंग का सारा प्लान खराब हो जाता है, तो वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है और फिर दूसरा प्लान बनाता है और इस प्लान में सिमी भी शामिल होती है। और ये अगले दिन जिया से कहता है कि हमें तुम्हारी दादी से मिलना है क्योंकि वो मेरी गुरु हैं और उनसे मिले मुझे बहुत दिन हो गया है। तब जिया फैंग के दादी से यहाँ से जाने की इजाजत मांगकर जाने लगती है और जिया का ड्राइवर किसी दूसरे रूट पर उसे लेकर चला जाता है क्योंकि इस ड्राइवर को सिंह ने खरीद लिया था। और यहाँ पर कुछ गुंडे जिया को किडनैप कर लेते हैं और जैसे ही ये लोग जिया को मारने जा रहे थे कि वैसे ही सिंह जिया के सामने आ जाता है और ये चाकू सिंह को लग जाती है। सिंह यहाँ पर जख्मी हो जाता है, तो वो सारे गुंडे भाग जाते हैं और अब जिया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि मास्टर सिंह जिया की जान बचाते बचाते खुद की जान दांव पर लगा चुके थे। लेकिन फैंग यहाँ पर जिया को फॉलो करते हुए पहुंच जाता है और सिंह को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि सिंह की एक किडनी खराब हो गई है क्योंकि वो चाकू सिंह की किडनी तक पहुंच गया था। इसके बाद फैंग एक सीट पर बैठकर सोचने लगता है कि ऐसे किडनैपिंग वाली जगह पर सिंह खुद टाइम पर कैसे पहुंच गया और वो चाकू इसे कैसे लग गई और इसके पहुंचते ही वो गुंडे कैसे भाग गए। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके इस मामले की जांच करने के लिए कह देता है। और दूसरी तरफ सिंह जिया के सिंपैथी का फायदा उठाते हुए कहता है कि आज रात हॉस्पिटल में तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तब जिया फैंग को घर भेज देती है और कहती है कि तुम घर जाकर आराम करो, हम सिंह का ख्याल यहाँ पर रखेंगे क्योंकि सिंह ने मेरी जान बचाने के लिए खुद पर चाकू ले लिया था। इस तरह हमारा फर्ज है कि हम उसकी देखभाल करें। तब फैंग जिया के कहने पर यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने सिक्योरिटी से कहता है कि तुम जिया का ख्याल रखो, दूर दूर से उस पे नजरें बनाए रखो, एक पल भी उसे अकेला नहीं छोड़ना। इसके बाद इतना कहते हुए फैंग यहाँ से चला जाता है और फैंग के जाने के बाद सिंह जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार को हासिल करने के लिए अपनी किडनी तक गंवा दिया और वक्त पड़े तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वैसे भी तुमने फैंग से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, तो क्या उसे डिवोर्स लेकर तुम मुझसे लव मैरिज नहीं कर सकती हो। अब जिंग की इतनी बातें सुनने के बाद जिया अंदर ही अंदर बहुत परेशान होने लगती है और दूसरी तरफ फैंग का सेक्रेटरी फ्रैंक सब कुछ सुन लेता है और फैंग को बता देता है कि जिंग यहाँ पर जिया से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और जिया बहुत परेशान होकर अपने फ्रेंड के साथ शराब पीते हुए कहती है कि बताओ यार अब हम क्या करें, हमें तो ये भी नहीं पता है कि फैंग मुझसे सच्ची मोहब्बत करता भी है या फिर मोहब्बत का दिखावा कर रहा है क्योंकि उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और यह जिंग जिसे हमने हमेशा ही अपना टीचर माना है वो भी मुझसे प्यार करने लगा है। और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। अब ये लोग सारी बातें कह रहे होते हैं कि तभी फैंग यहाँ पर पहुंचकर जिया से कहता है आज तुमने ड्रिंक कर लिया है, वैसे तुम तो कभी नहीं पीती हो, मतलब जिंग तुमसे कुछ जरूर कहा है। तब जिया यहाँ पर छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन फैंग कहता है कि हम जानते हैं कि जिंग ने तुमसे क्या कहा है, उसने आज तुमसे प्यार का इजहार किया है जबकि वो जानता था कि तुम मेरी वाइफ हो। जिस पर जिया कहती है मतलब कि तुम मेरी सारी बातें सुन रहे थे। तो फैंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा हक है कि मैं तुम पर नजर रखूं और मैं ये जानता हूँ कि जिंग तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि वो मुझसे नफरत करता है और हमारी नफरत के लिए वो तुमको मुझसे दूर करना चाहता है और तुम उसके बहकावे में आ रही हो जबकि वो तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर देगा। तब जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगी, हरगिज नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो इसलिए मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद ये दोनों ही क्लोज आते हैं और इंटीमेट होने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन फ्रैंक जिया से कहता है मैंने तुम्हारे किडनैप होने के बाद केस की जांच कराई थी जिसमें पता लगा था कि उन किडनैपर को जिंग ने हायर किया था और इसीलिए वो टाइम पर पहुंच गया था और मुझे शक था कि उसने डॉक्टर को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। हमें लगता है कि उसकी किडनी खराब नहीं हुई है, वो सब एक फ्रॉड है ताकि वो तुम्हारी सिंपैथी हासिल कर सके। तब जिया कहती है कि ठीक है अगर जिंग ने ये फ्रॉड किया है तो इसका भी हमें पता लग सकता है, मेरी दादी भी एक डॉक्टर है, वो जिंग को देख कर ही बता देंगी कि उसकी किडनी खराब है या फिर नहीं। इसके लिए जिया अपने
प्लान के तहत जिंग को दादी से मिलवा देती है, जहाँ पर रास्ते में जिंग जिया से कहने लगता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुमसे उस दिन ऐसी बात नहीं कहनी थी। मैं जानता हूँ कि तुम अब मैरिड हो, पर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी हमारे प्यार का एहसास हो जाए तो मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा वेलकम है। तब जिया जिंग की बात को इग्नोर करते हुए अपने दादी के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर जिंग को ड्रिंक देती है जिसमें बेहोशी की दवा होती है, जिस वजह से जिंग बेहोश हो जाता है। तब वो अपनी दादी से कहती है कि आप इसकी जांच करें, क्या इसकी किडनी सच में खराब हो गई है या फिर नहीं। तब जिया की दादी इसकी जांच करके बता देती है कि बेशक ये इस वक्त बहुत कमजोर है, लेकिन इसने अपना कोई भी अंग नहीं खोया है, मतलब इसकी दोनों किडनी सही सलामत हैं। अब ये सुनकर जिया हैरान हो जाती है कि फैंग यहाँ पर भी सही निकला, जहाँ ये कहता है कि देखा तुमने, हमने कहा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ तुम्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तब ये जिंग होश में आ जाता है। तब ये कहता है सब कुछ सच जान गए हो तो यहाँ पर कुछ भी बोलना बेकार है, यानी कि अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। इसके बाद जिंग यहाँ से भाग निकलता है और जिया एक बार फिर से फैंग की सारी बातों पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद फैंग जिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए वही हार फिर से देता है जिसे जिया शुरू में वापस कर चुकी थी। तब ये दोनों ही बड़े खुश होते हैं और इसी खुशी में लोग नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जैसे ही जिया ऑफिस पहुंचती है तब यहाँ पर एक आदमी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है, जहाँ पर जिया अपने पर्स से दवा निकालकर उसे खिलाते हुए कहती है कि ये दवा हमेशा ही मेरे पास रहती है क्योंकि मेरे दादी भी दिल की मरीज हैं। तो वो आदमी होश में आते ही जिया का हाथ पकड़कर उसे शुक्रिया कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा फादर हूँ, बचपन में ही मैंने किसी वजह से तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि मैं कितना बदकिस्मत बाप हूँ। तब जिया उस आदमी को झिड़कते हुए कहती है कि मेरे पापा तो बचपन में ही मेरे लिए खत्म हो गए थे, मैं जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है। और इतना बोलकर वो रोते हुए ऑफिस में आकर फ्रैंक के गले लगकर रोने लगती है। कहती है कि जिससे मेरी माँ को छोड़ दिया, बचपन में मुझे कभी देखने नहीं आए, तो आज भला वो क्यों आकर ऐसा कह रहे हैं कि वो मेरे पापा हैं। तो फ्रैंक उसे समझाने लगता है, लेकिन इसी वक्त जिया के फादर फिर से यहाँ पर आकर कहते हैं बेटा एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम मुझे माफ करना या नहीं ये तुम्हारे पर है। तो फ्रैंक कहता है कि कहो क्या कहना चाहते हो, जिस पर जिया के पापा जिया की माँ का दिया हुआ लेटर दिखाते हुए कहते हैं बेटा देख लो, तुम्हारी माँ ने खुद हमसे डिवोर्स लेने के लिए कहा था और उन्होंने हमसे शर्त रखी थी कि मैं डिवोर्स के बाद कभी भी पलटकर जिया से मिलने ना आऊं। तब हम मजबूर होकर तुम्हें सब्र कर लिए थे और इसीलिए तुमसे मिलने कभी भी नहीं आए, लेकिन आज जब तुम खुद मिल गई तब हम तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं। और हमने तुम्हारी माँ से मिलकर एक कंपनी खोला था जिसका नाम हमने शू कंपनी रखा था और दोनों रात दिन मेहनत करके इस कंपनी को बड़ा कर दिए और आज तुम उसी कंपनी में जॉब करती हो, जबकि वो कंपनी तुम्हारी माँ की है। उन्होंने मरने से पहले जरूर तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा होगा, तुम इसका पता लगाओ। अब इतनी सारी डिटेल्स देखने के बाद जिया हैरान रह जाती है और अपने पापा के जाने के बाद फैंग से कहती है कि अब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बताओ अब मैं क्या करूं। जिस पर फैंग कहता है कि तुम एक बार अपनी दादी से पूछो कि सच्चाई क्या है, जिसके बाद ही तुम्हें कोई फैसला लेना होगा, ये तुम्हारे ऊपर है। तब जिया आकर अपनी दादी से पूछती है, जहाँ पर सच्चाई बता देती है कि बेटा जो तुम्हारे पापा ने कही ये बात सारी के सारी सही है, तुम्हारी माँ ने ही खुद डिवोर्स लिया था और तुम अब बड़ी हो गई हो, इसलिए सारी सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। तुम्हारी माँ ने उस कंपनी में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उन्होंने एक दवा खुद बनाई थी जिसे पास करवाने के लिए वो किसी सरकारी एजेंसी में जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर वो खत्म हो गई। अब इतने डिटेल सुनने के बाद जिया को यकीन हो जाता है कि मेरे डैड बेगुनाह हैं, इसलिए वो अगले दिन अपने पापा के घर पहुंच जाती है, जहां पर दो विलेन की एंट्री होती है, यानी कि जिया के दो सौतेली बहन हाइली और लिंदी होती हैं और यहीं पर हाइली और जिया में थोड़ी नोक जोक शुरू हो जाती है। इसके बाद लिंदी आकर फैंग से चिपकते हुए कहती है कि हम और आप बचपन के अच्छे दोस्त हैं और इतना ही नहीं, फैंग मुझे बचपन से प्यार करता है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चली गई थी, इसलिए फैंग ने तुझसे शादी कर ली। अब इतना सुनने के बाद जिया गुस्से में वहां से आने लगती है, तो फैंग जिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन
जिया फैंग से थोड़ा नाराज रहती है। इसके बाद अगले दिन एक पार्टी में हाइली और लिंजी जिया के इंसल्ट करते हुए नोक झोंक करने लगती हैं और थोड़ी सी हाथापाई हो जाने के बाद लिंजी थोड़ा सा जख्मी हो जाती है और फैंग लिंजी को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, जहां पर लिंजी तन्हाई में जिया से कहती है कि तुम फैंग के पीछे बिला वजह ही लगी हुई हो, क्योंकि फैंग मुझसे बचपन से ही प्यार करता है और इसकी वजह ये है कि उनको एक गुंडे ने बचपन में ही किडनैप कर लिया था। मैंने ही उनकी जान बचाई थी और उसने उसी दिन गले से उतार कर हमें एक लॉकेट पहनाई और उसने उसी दिन मुझसे शादी का वादा किया था। लेकिन जब शादी की उम्र आई तब मैं अमेरिका में थी और जब उसके डैड शादी के लिए फोर्स कर रहे थे तब वो शादी से बचने के लिए मेरा इंतजार करने के लिए तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया था। लेकिन अब मैं आ गई हूँ और अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम फैंग को फौरन ही डिवोर्स देकर उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ ताकि हम दोनों ही एक साथ रह सकें। अब इतना कुछ सुनने के बाद जिया का दिल टूट जाता है, इसलिए जिया फैंग को छोड़कर अपनी दादी के पास चली जाती है और कहती है कि दादी, क्या मेरे लिए मेरी माँ ने कुछ विरासत छोड़ा है? जिस पर दादी बताती है कि हाँ बेटा, उसके मरने से पहले उसने एक दवा का फार्मूला तुम्हारे लिए छोड़ दिया था जिसे वो पास कराने जा रही थी, लेकिन उसी वक्त रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर तुम इस दवा को फार्मेसी में पास करा सको तो इस दवा को मार्केट में लॉन्च कर ले जाओगी। तब जिया इस दवा को पास कराकर अपनी माँ की वही कंपनी जिसमें वो जॉब करती थी आज उसी की मालकिन बन जाती है, क्योंकि अथॉरिटी जिया के पापा इसे दे देते हैं। तब जिया बोर्ड मीटिंग में सारे मेंबर को बुलाती है और जांच के बाद जिया को पता लगता है कि यहाँ पर पुराने कर्मचारियों ने बहुत ही गबन किया था। तब जिया उसको बोर्ड मेंबर से बाहर कर देती है और अगले दिन बूढ़ा आदमी आकर जिया का गला दबाकर ऑफिस के अंदर ही मारना चाहता है, लेकिन फैंग यहाँ पर पहुंचकर जिया की जान को बचाते हुए उस बुढ़े को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जिया अब भी फैंग से बात करने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन फैंग जिया को मनाने की कोशिश कर रहा था और जिया को तनहा छोड़ने के लिए अपने सेक्रेटरी को जिया के पीछे रखे होता है। इसके बाद जिया अगले दिन जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है तो वो देखती है कि बुढ़ा जेल से बाहर आकर एक आदमी से कॉल पर बात कर रहा है। तब जिया उससे सुनती है जहां ये कहता है कि अब जिया बहुत ही आगे बढ़ गई है, इस जिया को भी उसकी माँ की तरह मार दो, नहीं तो ये कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। और अब जिया यहाँ पर छुपकर सुन रही होती है, तभी इसका फोन बजने लगता है, जिससे इस बूढ़े को पता लग जाता है कि जरूर मेरी जासूसी कोई कर रहा है। तभी अपने कार से निकलकर जिया को ढूंढने लगता है, लेकिन फैंग का सेक्रेटरी आकर जिया को बचा लेता है और उस आदमी को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भेज देता है। तब जिया सेक्रेटरी को थैंक्स बोलती है, जिस पर कहता है कि हमें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर शुक्रिया बोलना है तो फैंग सर को बोलिए, क्योंकि उन्होंने ही आपके पीछे हमें सेफ्टी के लिए लगा कर रखा है। मैं तो बस अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ। वैसे भी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फैंग सर आपके लिए हमेशा ही ईमानदार रहेंगे और आपसे वो बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज आप उनसे दूर मत जाएं। लोगों ने आपको भड़काया है, पर सच्चाई क्या है ये आपको खुद पता लगानी होगी। तब से आप फैंग से मिलकर सारे डिटेल्स बताती है, कहती है कि हमारी माँ के एक्सीडेंट फाइल को निकलवा कर उसकी जांच कराएं, क्या सही है क्या गलत है, हमें ये सारी बातें जानना है। तो फैंग कहता है कि ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मुझे छोड़कर तुम क्यों गई थी। तब जिया लिंजी की वो बात बता देती है और कहती है कि क्या सच में तुम लिंजी से शादी करने का वादा कर चुके थे। तो फैंग कहता है कि नहीं, लिंजी ये सब झूठ बोल रही है, मैंने उसे कभी भी प्यार नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था और एहसानमंद हूँ कि उसने बचपन में मेरी जान बचाई थी। इसके बाद अगले हफ्ते फैंग जिया की माँ के उस फाइल के सारे डिटेल देते हुए बताता है, तुम्हारी माँ को इस बूढ़े इंसान ने बहकाकर डिवोर्स लेने पर मजबूर कर दिया था और जब वो अपनी दवा को पास कराने के लिए लाइब्रेरी जा रही थी तब उसने तुम्हारी माँ को जहर देकर मार दिया और मरने के बाद एक्सीडेंट केस बनाकर उस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उनका मर्डर हुआ था। तब जिया फैंग को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है। उसके बाद फैंग उस बूढ़े आदमी को जेल करवा देता है। साथ ही फैंग यहाँ पर एक बात बताता है कि लिंजी और हाली तुम्हारी बहनें नहीं हैं, क्योंकि मैंने उनकी भी डीएनए रिपोर्ट निकलवाई थी, वो तुम्हारे फादर की औलाद ही नहीं है, वो तो किसी और इंसान की बेटियां हैं। यानी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे पापा को बेवकूफ बना रही हैं और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी सौतेली माँ से खतरा हो, क्योंकि उन्होंने कंपनी का शेयर तुम्हारे नाम कर दिया है। तब से अपने पापा के घर पहुंचकर
उन्हें सारी सच्चाई बताने लगती है और जिया उसके पापा के ड्रिंक की जांच करके बता देती है कि इस ड्रिंक में तुम्हारी वाइफ ने स्लो पॉइजन मिला दिया है, जिस वजह से धीरे धीरे तुम्हें अटैक पड़ता जाएगा और एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। अब इतना प्रूफ मिलने के बाद जिया के फादर अपने वाइफ को जेल भेज देते हैं और दूसरी तरफ हाली अपनी बहन लिंजी से बताती है कि जिया ने हमारे पापा को हमसे दूर कर दिया है और मेरी माँ को जेल भेज दिया है। तब लिंजी कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो माँ के असली घर चली जाओ, हम जिया से एक एक बदला गिन गिन कर ले लेंगे। इसके बाद लिंजी को पता लगता है कि फैंग और जिया फिर से एक हो गए हैं और जिया ने मेरी माँ को जेल भेज दिया है, इसलिए वो गुंडों को हायर करती है जो कि जिया को किडनैप कर लेते हैं और फिर जिया के साथ खुद के भी मुंह में टेप लगाकर चेयर पर बैठ जाती है। फिर उन गुंडों से कहती है कि अब तुम फैंग को कॉल करके बता दो कि हमने तुम्हारी वाइफ तुम्हारे फ्रेंड दोनों को ही किडनैप कर लिया है, अब तुम इन दोनों में से किसी एक को बचा सकते हो। फैंग ये देखने के बाद बहुत ही परेशान होता है, जहाँ इसकी दादी कहती है कि फैंग तुम जाकर जिया को जल्द से जल्द छुड़ा कर ले आओ। इसके बाद जिया लिंजी से पूछती है कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो, जिस पर ये कहती है कि हमें देखना है कि फैंग किसे बचाता है, हमें या फिर तुम्हें। वो जिसे प्यार करता है उसे ही बचाएगा। इसके बाद फैंग यहाँ पर पहुंच जाता है, तब देखता है कि यहाँ पर लिंजी और जिया दोनों ही बंधी हुई हैं। यहाँ पर वो गुंडे आग लगाकर भाग गए होते हैं। तो फैंग पहले लिंजी को बचाकर कहता है कि एक बार तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया था, आज मैं तुम्हारी जान बचाकर इस एहसान को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद फैंग जिया को बाहर निकाल लाता है, लेकिन यहाँ पर फैंग जख्मी हो जाता है। इसके बाद जिया रोते हुए फैंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और अगले दिन जब जिया को होश आता है तब वो दादी से पूछती है कि दादी फैंग कहाँ पर है और वो कैसा है। तब ये दोनों ही फैंग के पास पहुंचते हैं, जहाँ फैंग बेहोश होता है। तब जिया कहती है कि दादी मेरे भूलने की बीमारी है। अब हमें याद आ गया कि बचपन में फैंग की जान हमने ही बचाई थी और फैंग की वो लॉकेट लिंजी ने हमसे चुरा लिया था, क्योंकि तब मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम दोनों का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे समझ में आता है कि जिया सच कह रही थी। इसके बाद फैंग को होश आता है और ठीक होने के बाद ये दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ से सारे ही विलेन दूर जा चुके थे। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।